Hello everyone, welcome back to Arihant पढ़ाकू. This is शैलेंद्र पांडे, your physics mentor. तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर आऊंगा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के MCQ क्वेश्चंस लेकर. तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं फिर से आप लोगों के लिए 30 MCQ क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं, जिस पैटर्न पे आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. तो हम लोग का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज हम लोग को यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन सी चीजों को हटा दिया गया है. तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से रिमूव की जाने वाली चीज है साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन एक कॉन्सेप्ट होता था जिसके थ्रू हम लोग चार्जेस को एक्सेलरेट करते थे, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन था. लेकिन क्योंकि अब पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ नहीं सकते. हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते थे, बट फिर भी इसको सिलेबस से हटा दिया गया है. तो साइक्लोट्रॉन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पर. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं. ये आप लोगों ने क्लास 9th में ही बच्चों पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा कि इसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं. हालांकि ये जो फिगर है देखने में 2D लग रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन ये 3D फिगर है. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वायर है, इस वायर में आप इमेजिन करिए कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं प्यारे बच्चों ऐसी होती हैं. ये देखिए, ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो आपको यहां पर ऐसे दिखाया जा रहा है. तो यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं राइट हैंड रूल से, तो वो इनवर्ड्स होती है, और यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखते हैं तो वो आउटवर्ड्स होती है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से अंदर जाती है और घूमकर इधर से बाहर आती है. इसलिए इसका जो पाथ है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, सर्कुलर, यानी कि क्लोज्ड पाथ होता है. इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास है सी ऑप्शन, दैट इज सर्कुलर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. काफी आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज. ये बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, इसी लाइन पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें प्यारे बच्चों, तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है. तो गाइज आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे. अगर इस तरीके का करंट कैरिंग कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल मान लो आई करंट जा रहा है, ठीक, इसका अगर एक छोटा सा पार्ट केवल कंसीडर किया जाए जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट IDL, और इसकी वजह से अगर यहां कहीं पर हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप सबने पढ़ रखा है बायट-सवर्ट लॉ. बायट-सवर्ट लॉ कहता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये बायट-सवर्ट लॉ प्यारे बच्चों हम लोग तब यूज करते हैं जब एक बड़े से करंट कैरिंग वायर के छोटे से पार्ट की वजह से उसके आसपास हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो. हालांकि डायरेक्शन की बात करेंगे राइट हैंड रूल से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो यहां पर क्रॉस का साइन शो कर दिया जाता है. क्रॉस मतलब इनवर्ड्स और डॉट का मतलब होता है प्यारे बच्चों आउटवर्ड्स. तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है. अब हमसे कहा गया कि भाई ये एंगल थीटा होता है, लेकिन हमसे बोला गया कि अगर ये पॉइंट यहां इस वायर से दूर ना होकर वायर पर ही हो. अब आप खुद सोचो, अगर ये पॉइंट P यहां पर ना होकर के पॉइंट P यहीं इसी वायर पर ही होता, तो ये एंगल थीटा प्यारे बच्चों, ये एंगल थीटा कितना हो जाता, 0. और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0. इसका मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर है, आप सब लोग देख सकते हैं ये करंट कैरिंग वायर है, अगर इसी वायर पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट हो, यहां पर पॉइंट हो, यहां पर पॉइंट हो, या इस वायर को पीछे एक्सटेंड करने पर कोई पॉइंट मिले, इन सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 0. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास है सी पार्ट, दैट इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसके लिए इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ प्यारे बच्चों इनकरेक्ट है? ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से क्या करो, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे देखा था, अगर हम लोग बायट-सवर्ट लॉ का यूज करके किसी एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए बात कर लें, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है AB और इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, इसके आसपास कोई पॉइंट है P, यहां पर हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जिसमें हम सबको पता होना चाहिए कि A क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, φ1 और φ2 क्या है, एक्सट्रीम एंड से मिलाने वाली ये जो 2 लाइंस हैं। तो ये वाला एंगल हो गया φ1 और ये वाला एंगल हो गया प्यारे बच्चों φ2। अब आप सोचो यहां पर कौन कौन से ग्राफ्स करेक्ट हैं, कौन कौन से रॉन्ग हैं। आइए देखते हैं पहले ग्राफ को, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस 1/r ग्राफ। तो आप देख सकते हो 1/r यहां पर है, मतलब 1/a। तो आप देखो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसलिए ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। मैग्नेटिक फील्ड और आर यानी कि यही डिस्टेंस, तो यहां पे मैं करेक्ट भी कर दे रहा हूं, अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन जरा भी हो रहा हो तो ए की जगह हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर मान ले रहे हैं बेटा, तो इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वो एक ही बात है, ए भी सही था लेकिन क्वेश्चन में आर है, इसलिए मैं आर लिख दे रहा हूं इसको। अब यहां पर आप सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर हमसे बोला गया बी वर्सेस आर ग्राफ, तो यहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो ये ग्राफ भी सही है। तीसरे में हमसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट का ग्राफ। तो आप सब लोग यहां पर ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब ये ग्राफ भी करेक्ट है। तो बस अगर 3 ग्राफ करेक्ट है तो यही वाला गलत होगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें देखना है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहां पर दिखा रहे हैं कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। प्यारे बच्चों ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन है। सो आप लोग देख सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड टू द लेफ्ट एंड अ वायर कैरिंग अ करंट इनटू द पेज, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज। हमसे कहा गया कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेफ्ट साइड में है, और ये एक वायर को शो कर रहा है जो कि वायर अंदर की तरफ करंट फ्लो करा रहा है। तो ये हमको करंट का डायरेक्शन गिवन है जो कि इनवर्ड्स है। अब हमको ये देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ पेज, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने का कोशिश किया। तो आप सब लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट साइड में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में जो कि 4 फिंगर शो करता है, मिडिल फिंगर करंट को शो करता है, करंट अंदर की तरफ है। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि जो मेरा थंब है वो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से अगर आप लगाओगे तो प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत आपसे नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, फॉर अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक इंडक्शन इज मैक्सिमम एट एन एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द लूप, एक्सिस ऑफ द करंट। कहने का मतलब अगर ये एक करंट एलिमेंट है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बायट-सवर्ट लॉ में लिखा था, ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसकी वजह से यहां कहीं पर हम लोग प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आप सब ने देख रखा था कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
तो प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा था, तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद सोचो, हमसे बोला जा रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैक्सिमम होनी है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? +1। कब होती है? 90 डिग्री पर। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। सो करेक्ट देख लीजिए, π/2। इसका मतलब π/2 एंगल पर होगा। इट मींस अगर ये इस तरीके का करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, इस वायर से परपेंडिकुलरली आप यहां कहीं पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने एलिमेंट मान रखा है, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसके लिए आप बायट-सेवर्ट लॉ लगा रहे हो, ठीक? तो बायट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हमें कब मिलेगा? तो जब वो 90 डिग्री पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। A uniform magnetic field is directed into the page। तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, आप सबको क्रॉस दिखाई पड़ रहा होगा। A charged particle moving in the plane of the page। इस पेज के प्लेन पर वो मूव करता हुआ follows a clockwise spiral of decreasing radius। मतलब एक चार्ज्ड पार्टिकल घुसा, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और स्पाइरल पाथ ले रहा है। कहने का मतलब इसका जो रेडियस है वो लगातार घट रहा है पाथ का। अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज। इसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है, क्योंकि हमसे कहा गया कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इसी पेज के प्लेन से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सबसे पहले आप सब लोग सोचो कि यहां पर एंगल कितना है। यहां पर एंगल है दोनों के बीच का 90 डिग्री। और जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होता है प्यारे बच्चों, वो सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है r = mv/qb, है ना? इट मींस दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होती तो इसका रेडियस भी बढ़ जाता। क्योंकि यहां पर पार्टिकल की स्पीड घट रही है, इसी वजह से इसका जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो लगातार कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शंस को अगर हम पढ़ें, चार्ज इज पॉजिटिव एंड स्लोइंग डाउन, तो क्योंकि स्लोइंग डाउन लिखा है इसलिए हो सकता है। चार्ज निगेटिव एंड स्लोइंग डाउन, ये भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव एंड स्पीडिंग अप, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर स्पीड प्यारे बच्चों बढ़ नहीं रही है। स्पीड बढ़ रही होती तो रेडियस भी बढ़ती और ये बड़े स्पाइरल की तरफ जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये सी और डी नहीं हो सकते, ए और बी में से ही कोई है। अब एक चीज आपको और सोचना है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, अगर यहां से कोई मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज अगर एंटर करता मैग्नेटिक फील्ड में, तो सोचो आप फोर्स किधर की तरफ लगता। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ, ठीक? पॉजिटिव चार्ज जिधर की तरफ जाता है हम लोग करंट भी उधर ही मानते हैं, तो करंट भी देख लीजिए राइट साइड में है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता? थंब देखो मेरा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगता ऊपर की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ बेटा फोर्स लगता तो ये पार्टिकल जाता तो ऐसे पाथ में घूमता, इस तरीके का पाथ बनाता। लेकिन यहां पर पार्टिकल कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज घुमा है, जबकि ये कैसे घूमता? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब प्यारे बच्चों, चार्ज कैसा है हमारा? निगेटिव चार्ज है और स्लोइंग डाउन है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया गाइस? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है उसको बहुत अच्छे से सब लोग समझो। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रूल को कई बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम सेट हो जाएं, और कभी भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल या कोई भी रूल आप लगा रहे हो तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? ये प्रैक्टिस का विषय है प्यारे बच्चों, इसमें आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरीज अ करंट। एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें देखो करंट दिख रहा है और सभी को करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। PQ इज अ पार्ट ऑफ वेरी लॉन्ग वायर
PQ क्या है? एक बहुत ही बड़े से वायर का एक पार्ट है कैरिंग अ करंट एंड पासिंग क्लोज टू द सर्कुलर कॉइल। इस कॉइल के पास में है, टच नहीं कर रहा है, बस पास में है। इफ द डायरेक्शंस ऑफ द करंट आर दोज shown in the figure, then direction of the force acting on the PQ is। इस PQ वाले पर प्यारे बच्चों फोर्स किधर की तरफ होगा? अब सोचने वाली बात ये होती है कि PQ एक करंट कैरिंग वायर है, इस पर फोर्स क्यों लगेगा? तो गाइज यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ILB साइन थीटा, जिसमें थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है थीटा। अब आइए यहां पर देखते हैं, ये जो PQ वाला वायर है इसमें आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें करंट किधर की तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें करंट है। अब आप सबको सोचना बेटा ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बस ये पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा। प्यारे बच्चों उसके लिए हमको क्या दिया है? ये एक देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने वाला एक लूप है। एंटी क्लॉकवाइज लूप की वजह से अगर आप यहां इस PQ वाले पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल होता है? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो राइट हैंड पाम रूल जैसे ही आप लगाओगे, चेक करिए मैंने लगाया, करंट किधर की तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो मैंने ऐसे लगा दिया। सब लोग ध्यान से देखो, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इस PQ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। करंट किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। हमको क्या निकालना है? फोर्स का डायरेक्शन। कौन सा रूल यूज करोगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो आइए लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो भाई साहब, सब लोग ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ थी? बाहर, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। करंट किधर की तरफ है? नीचे। तो ये देखो करंट किधर की तरफ हो गया भाई साहब? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने करंट शो कर दिया। चेक करो थंब किधर है? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इस PQ वाले वायर पे अगर जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स किधर की तरफ लगेगा प्यारे बच्चों? लेफ्ट साइड में। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पैरेलल टू PQ टुवर्ड्स P, तो ये सब तो है नहीं। राइट एंगल टू PQ टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हमको दिखाई पड़ गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहां पर प्यारे बच्चों? D पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से सारे इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ सर्कुलर कॉइल हैज वन टर्न, एक टर्न है, एंड कैरीज अ करंट I। द सेम वायर इज वाउंड इनटू अ स्मॉलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स। सेम वायर को 4 टर्न्स के स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर कॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड द सेम करंट इज पासिंग थ्रू इट। फील्ड एट द सेंटर इज। तो प्यारे बच्चों अगर ये एक सोचो आप, ये कोई एक लूप है, इस लूप का अपना रेडियस है R, और इस लूप के सेंटर पे आपसे कोई कहे कि अगर इसमें ये कुछ I करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सेंटर पर प्यारे बच्चों कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/2 I/R। ऐसा मैंने क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन था। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ टर्न कितना था? 1 टर्न। फॉर्मूला क्या होता है? μ0 Ni/2R। ठीक है, एक टर्न थे इसलिए मैंने n की जगह 1 रख दिया। अब इस बार क्या कहा गया? ऐसे 4 टर्न्स कर दिए गए हैं। ठीक, 4 टर्न्स कर दिए गए हैं, और अब रेडियस प्यारे बच्चों कितना हो गया है? R, स्मॉल r हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स की जगह मैं 4 लिख दे रहा हूं। अब आप सोचो अगर आपसे बोला जाए कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक, तो आप लिखेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0/2 n। इस बार कितना हो गया? 4। करंट तो सेम है, लेकिन रेडियस के बारे में सोचना, क्या ये रेडियस और ये रेडियस सेम है? ऐसा नहीं है भाई। सेम लूप को, इसमें एक टर्न था, यहां पे बेटा तुमने 4 टर्न कर दिए, तो क्या रेडियस सेम रहेगा? खुद सोचो, रेडियस भी तो चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? आइए बताते हैं। भाई इसका जो लेंथ है और इसके 4 टर्न्स का जो लेंथ है वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2πr इसका सरकमफरेंस और टोटल उसका सरकमफरेंस जरा सोचो, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 2π स्मॉल r।
तो 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल। स्मॉल r की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो गई, कैपिटल R बाई 4, वो यहां पर मैं रखने वाला हूं कैपिटल R बाई 4। ये 4 ऊपर जाएगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो 16 टाइम्स प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इंक्रीजेस टू 16 टाइम्स द वैल्यू। इज इट क्लियर एवरीवन? सो करेक्ट आंसर हियर इज डी पार्ट, डी यहां पर प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस चीज को सब लोग ध्यान से देखो। अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ करंट आई इज लोकेटेड। तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें आई करंट देख लीजिए क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो रहा है, लोकेटेड नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा सा इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है। इसमें भी करंट प्यारे बच्चों कितना है, आई करंट एज शोन इन द फिगर। अच्छी बात है। द लूप रिमेन्स स्टेशनरी, लूप अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा। इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वायर, इज रिपेल्ड अवे फ्रॉम द वायर, विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर। कह रहे हैं कि अगर एक पैरेलल एक इस तरीके का वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, और इसके बगल में हम लोग एक लूप रख दें तो क्या होगा। प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में जिनमें करंट का डायरेक्शन सेम है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कुछ r के बराबर है, तो इस तरह के दो पैरेलल वायर्स जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों पोर्शन भी तो पैरेलल वायर का ही है, पैरेलल वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो आप खुद बताओ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। इसका मतलब इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर। तो सिंपली क्या होगा यहां पर आंसर हमारा बी पार्ट, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो गया यहां पर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल। अच्छा 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, उसको एक सर्कल में बेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये जो 44 है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। भाई 44 सेंटीमीटर ही तो उसका क्या बन जाने वाला है, सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग को दिखा रहा है कि 44 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई जो होता है प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू मैं 22/7 लिख लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 22 से ये कैंसिल होकर के आएगा 2, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा, तो प्यारे बच्चों रेडियस हमको लूप का कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। देखते ही इतना मुझे समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है। And a current of 9.8 ampere is passed through it। हमको करंट भी पता है। The intensity of the magnetic induction at the center of the circle is। हमसे बोला जा रहा है कि ये रेडियस है, ये करंट है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई साहब किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना चाहिए, μ0/2 I/r। आइए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलने वाला है। तो हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला लगाया μ0/2 I/r। तो आप सब लोग देख सकते हैं μ0 जो होता है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये रहा। करंट की वैल्यू कितनी है 9.8 एम्पियर, तो 9.8 एम्पियर हमने रख दिया, और रेडियस जो हो गया वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर को प्यारे बच्चों मीटर में कन्वर्ट किया गया, उसके लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो 10⁻⁻2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, 100 से डिवाइड करो या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे गाइस तो हमारे पास आंसर आएगा 8.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, जो कि आपका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। सो यहां पर गाइस करेक्ट आंसर आपका है बी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन एटम ट्रेवल्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है और एक डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, इसी को प्यारे बच्चों अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर/सेकंड डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। अच्छा भाई वेरी गुड।
अगर देखो यहां पर हम लोग बात करें राइट एंगल पर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे अगर एंटर करता है, तो अभी मैंने आपसे कहा था वो एक सर्कुलर पाथ ओबे करेगा, फॉलो करेगा, और उस सर्कुलर पाथ के रेडियस का फार्मूला होता है mb/qb। तो यहां पर आपको प्यारे बच्चों रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बोला जा रहा है अ प्रोटॉन ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, एक प्रोटॉन है जो कि सेम स्पीड से आ रहा है, इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम फील्ड, डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमसे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल यानी कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जब आया तो उसने रेडियस कितना बनाया, 5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि अगर एक प्रोटॉन आएगा सेम स्पीड से, सेम फील्ड में, सेम डायरेक्शन से, तब वो क्या रेडियस बनाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखने वाली बात क्या है कि देखो फील्ड सेम है, स्पीड सेम है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ मास और चार्ज। क्लियर? इसका मतलब रेडियस जो है यहां पर वो प्रोपोर्शनल टू m/q है। तो स्टार्टिंग में आपसे बात किया गया था किसी डबली आयनाइज्ड हीलियम का, हीलियम का जो मास होता है वो 4 और चार्ज कितना होता है 2। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं इनिशियल जो रेडियस थी उसमें मास की जगह मैं 4 लिख रहा हूं, स्पीड सेम रख रहा हूं, चार्ज की जगह मैं 2 लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड सेम लिख रहा हूं। लेकिन फाइनल जब आप बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में आप लेकर के आ रहे हैं किसी प्रोटॉन को, प्रोटॉन का मास प्यारे बच्चों कितना होता है 1, ठीक, और प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये 2 टाइम्स था, पहले का जो रेडियस था वो 2v/b के बराबर था, और अभी जो रेडियस है वो v/b के बराबर है, मतलब आधा हो गया। ये 2 का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो पहले अगर रेडियस था 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, तो अब वही रेडियस कितना हो जाने वाला है 5/2 यानी कि 2.5। सो करेक्ट आंसर कितना हो गया, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा कि जो हीलियम होता है उसका मास कितना है 4, जबकि प्रोटॉन का मास कितना है 1। हीलियम का चार्ज है 2, जबकि प्रोटॉन का कितना है 1। प्यारे बच्चों जो हीलियम होता है उसको ऐसे लिखा जाता है He2 4, और जो प्रोटॉन होता है उसको ऐसे लिखा जाता है 1H1। 1 का मतलब, इस 1 का मतलब इसके पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, समझ रहे हैं ना, एक प्लस इस पर जो चार्ज होगा वो एक प्रोटॉन का यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट पॉजिटिव साइन के साथ। और इस वाले 1 का मतलब इसका मास 1 है, जबकि हीलियम का मास आप सब देख सकते हैं कितना है 4 है। चार्ज आप देखो हीलियम पे, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है ना, तो डबल चार्ज हो जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हम लोग ने देखा। तो ये देखिए सॉल्व करके आपको यही चीज बताई गई कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। सो गाइज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन टेक्स 10⁻⁻12 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चक्कर पूरा करने में प्रोटॉन को कितना टाइम लगा प्यारे बच्चों, 10⁻12 सेकेंड। द टाइम टेकन इन अनदर ऑर्बिट ऑफ डबल द रेडियस इन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में रेडियस को डबल कर दिया गया, तब आपसे कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा। सो गाइज आपको यहां पर यह सोचना है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली या किसी भी एंगल पर, तो वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2πm/qb। तो आप सब लोग देखो ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता। दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एज वेल एज स्पीड। इसका मतलब क्या है कि वो जिस भी पाथ पे, जिस भी एक रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया है अपने एक ऑर्बिट में, अब अगर दूसरा ऑर्बिट भले डबल रेडियस का हो जाए लेकिन वो रेडियस पर डिपेंड प्यारे बच्चों करता ही नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर वही होगा जो पहले था। इसका मतलब 10⁻12 सेकेंड ही हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज इंडिपेंडेंट। वही चीज देखिए आपको बताया गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb के इक्वल होता है, सो दैट विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर 7 सेंटीमीटर अपार्ट। वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस उनके बीच में है।
The conductors carry a current of 9 ampere and 16 ampere in opposite directions. The distance of the neutral point from the conductor carrying 16 एम्पियर करंट इज न्यूट्रल पॉइंट हमें चाहिए। इसका मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक। इस पे करंट इधर की तरफ है, फॉर एग्जांपल इसमें करंट इधर की तरफ है, ये देखिए 9 एम्पियर है, ये देखिए 16 एम्पियर है। हमसे कह रहे हैं कि इनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां पर है। तो प्यारे बच्चों, अगर न्यूट्रल पॉइंट की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो, वो दोनों जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो आप भी सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड को सेम कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, तो I1 बाई R1, और यहां पर वही चीज लगाएंगे हम, म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई R2। म्यू नॉट बाई 2 पाई प्यारे बच्चों हो गया कैंसिल। तो आप सब देख सकते हैं इसमें करंट कितना है, 9 एम्पियर का, और इसका ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं निकालना है, हमको 16 एम्पियर से निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में कितना गिवन था, 7 सेंटीमीटर। सो दैट इज 7 माइनस x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई x। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। तो ये देखिए, इसको जैसे ही हम लोग गाइस सॉल्व करेंगे तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 16। ये देखो, ये सेम वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी पीछे लिख करके आपको समझाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर गाइस, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, दैट करेक्ट आंसर हियर इज 16 सेंटीमीटर। सिंपल, क्योंकि हमसे न्यूट्रल पॉइंट पूछा गया। तो न्यूट्रल पॉइंट प्यारे बच्चों वही होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। 0 तभी हो सकती है जब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गाइस, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m is accelerated through a potential difference of v and then it enters a magnetic field of induction b normal to the lines of force. Then radius of the circular path is. So guys, इस तरह में अगर आप नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट कराते हो, तो मैं बता चुका हूं कि रेडियस का फार्मूला होता है mv अपॉन qb। लेकिन ऐसा तो यहां पर गाइस कोई ऑप्शन नहीं है। हमसे बोला गया कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m एंड इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों हम लोग v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू e इंटू v। ये v क्या है, ये वोल्टेज है, तो इसको मैं कैपिटल V लिख दे रहा हूं, है ना, e इंटू v। सो गाइज, इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ गई है, तो आप सब लोग देखो स्पीड कितनी हो जाने वाली है, दैट इज 2ev अपॉन m, और इस पूरे पे लगेगा अंडर रूट। सो गाइज, यहां पर हमें निकालना था रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला m अपॉन qb टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने यहां से निकाली 2ev बाई m। तो आप सब देख सकते हैं कि चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो मैं e लिख दे रहा हूं। सो बेटा यहां पर बन जाने वाला है 2ev। इस m को अगर हम लोग अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, e को अंदर लाएंगे e स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लाएंगे b स्क्वायर, और एक m पहले से था, तो एक m से एक m हुआ कैंसिल, एक e से एक e हुआ कैंसिल। अब आप देखिए क्या बचा, अंडर रूट 2mv अपॉन eb स्क्वायर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अंडर रूट 2mv, तो 2mv तो इन सभी में है, नीचे eb स्क्वायर ये। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी पार्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहां पर प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट इज। हमारे पास 4 स्टेटमेंट, हमको देखना है इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए देखते हैं। द एमीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। कह रहे हैं जो एमीटर है वो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, एंड वोल्ट मीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एमीटर को हमेशा सर्किट में, सोचो सर्किट में एमीटर को आप सीरीज में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो,
सो गाइस आप सब लोग बोलेंगे सर ये तो बचपन में ही पढ़ रखा है, क्लास 10th में ही पढ़ रखा है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अब बेटा सोचो, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और सीरीज में लगा रहे हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पता चला कि जो करंट हमें मेजर करना था वो करंट ही डाउन हो गया, वो करंट की वैल्यू ही कम हो गई। हम लोग ऐसा कोई डिवाइस यूज नहीं करते हैं जिसको यूज करने से करंट पर या वोल्टेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। सो गाइस हाई रेजिस्टेंस एमीटर का तो नहीं हो सकता। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आइए थर्ड देखते हैं। एमीटर एंड वोल्टमीटर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ये बात बिल्कुल गलत है, अभी मैं आपको समझाता हूं। एमीटर एंड वोल्टमीटर हैव सेम रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में लगा रहे हो वो भी करंट मेजर करने के लिए, तो आप खुद सोचो उसका रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये कोई सेल है, इस सेल ने कुछ करंट दिया होगा, इधर से आई करंट दिया होगा और इस रेजिस्टेंस में वो करंट जा रहा है। हमको यही करंट आई मेजर करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको मेजर करके वैल्यू क्या लानी है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये वैल्यू मेजर करके लाना है। ठीक, आपने मेजर करने के लिए क्या किया, इसमें एक एमीटर लगाया। अब एमीटर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो हो गई होगा, लगाते ही आप खुद चेक करो करंट की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आर ए। क्योंकि प्यारे बच्चों ये और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो आप खुद चेक करो, मेजर करना था ये और आप मेजर कर रहे हो ये, तो कहीं ना कहीं ये करंट तो बदल गया ना, ये तो चेंज हो गया। लेकिन हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमको तो ये मेजर करना था। अब आप सोचो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये रेजिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर हो जाए। तो प्यारे बच्चों अगर कोई आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं। सिमिलरली वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम बहुत ज्यादा, और अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट मांगते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी पार्ट की एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरी करंट of 4 ampere and 2 ampere into the plane of the paper. Circular path is imagined to be enclosing these currents. The value of closed integral B dot dl is. So guys, ये है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ किसी भी क्लोज्ड एम्पीरियन लूप के लिए ये लॉ हम लोग लगाते हैं गाइस। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। प्यारे बच्चों जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वहां पर होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है, उस एम्पीरियन लूप के थ्रू टोटल करंट कितना है। तो देखो 4 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ करंट गए हैं, तो ये दोनों करंट इन हो गए, ठीक, अंदर की तरफ चले गए। तो टोटल करंट कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6, 4 + 2 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी 6 म्यू नॉट। So correct answer here is A part 6 mu naught is the correct answer. ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है गाइस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2 माइक्रो टेस्ला एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज। हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके आसपास किसी एक पॉइंट पर हम लोग 2 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना
करंट फ्लो हो रहा है। सो गाइज, किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से उसके आसपास अगर आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यही फॉर्मूला आप जैसे ही अप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। क्योंकि हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो है इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर -7। करंट हमें निकालना है और डिस्टेंस कितना हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये एक 0 से 0 कैंसिल, ये 10 जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 10 की पावर -6। ठीक, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली करंट की वैल्यू हमारी कितनी हमें दिखाई पड़ रही है 1 एम्पियर। आइए देखते हैं इसको। जैसे ही आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया द आंसर इज 1 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है गाइस 18th क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड आई कैरिंग अ करंट आई इज। साइड एल कैरिंग अ करंट आई इज। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो एल के बराबर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। प्यारे बच्चों, अगर करंट इस तरीके से किसी एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम सबको ये देखना चाहिए कि इस स्क्वायर में एक्चुअली कितने पार्ट्स हैं। तो एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं गाइस? 4। तो ये क्या है? ये 4 फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर्स हैं। इसका लेंथ L, इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L। अब आप क्या करो, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स निकालो और डायरेक्शन को देखते हुए सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आइए देखते हैं, अगर ये इस तरीके का वायर है तो देखो राइट हैंड रूल लगा रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक करो किधर आएगा? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। इसकी वजह से अगर आप लगाओगे तो इसमें भी आप चेक करो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? आउटवर्ड्स। इसकी वजह से लगाओगे तो भी किधर आएगा? आउटवर्ड। और इसकी वजह से अगर मैं लगाऊंगा, इसकी वजह से अगर मैं लगाऊंगा तो भी किधर आएगा? आउटवर्ड्स। इसका मतलब चारों साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। प्यारे बच्चों, तो किसी एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB पोर्शन। AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको यहां पे निकालना है किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, तो बेटा ये लेंथ पता होना चाहिए। ये लेंथ हमको सिंपली पता है, हाफ होता है L/2। ये एंगल और ये एंगल भी पता होना चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर जो होता है उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी एंगल 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। अब तो सिंपल फार्मूला लगाना बाकी है केवल, बस। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट कितना है? I बाई A। तो ये लेंथ कितना है गाइस? L/2। और यहां पर कितना होगा? sin φ1 प्लस sin φ2। sin φ1 मतलब sin 45, sin φ2 भी sin 45। सो 1/√2 प्लस 1/√2 मत जाएगा कितना? 2/√2। 2/√2 को सॉल्व करेंगे √2 आ जाएगा। सो गाइज हम लोग को यहां पर देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। 4 से 4 हो गया कैंसिल, ये देखो 2 जाएगा ऊपर तो ये तुम्हारा बन गया म्यू नॉट I टाइम्स 2/√2 डिवाइडेड बाई पाई L। देखते हैं ऐसा कौन सा आंसर है? 2√2 म्यू नॉट I पाई L। तो मुझे तो करेक्ट आंसर पहले में ही दिख गया, बाकी भी चेक कर लीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 2√2 हो, इसलिए करेक्ट आंसर गाइज हो गया हमारा A पार्ट। तो हम सब लोग देख सकते हैं भाई यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा A पार्ट। इसी को और देखिए यहां पर पूरा डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके दिखाया गया है कि sin 45 प्लस sin 45 ऐड करोगे 2 sin 45 हो जाएगा। तो ये देखिए लिखा गया है 2 sin 45। सब कुछ सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आइए देखते हैं। The magnetic induction at a point on the axis of a circular coil is 1/2√2
times the magnetic induction at the center of the coil. When current pass through the coil, if the radius of the coil is 10 centimeter, then distance of that point is. हमसे ये बोला गया कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उस कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/2√2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल है. तो आइए पहले इस चीज को देखते हैं. किसी भी कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सिस पर फॉर्मूला है μ0/2 I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2. ये तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 1/2√2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. प्यारे बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/2 I/A, है ना. A मतलब रेडियस, तो रेडियस को यहां R माना गया है तो मैं R के बराबर लिख दे रहा हूं. बस इसी को सिंप्लीफाई करना है गाइस. जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे मुझे लगता है हम लोग को आंसर मिल जाएगा. μ0/2 कैंसिल, I से I कैंसिल हो गया. यहां पर ये R आपका इधर जाएगा तो बन जाएगा R³ और ये 2√2 भी इधर आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2. ये जो पावर 3/2 है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ हम लोग को पावर 2 करना पड़ेगा. दोनों तरफ होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये बाई 2 जो है वो कैंसिल होगा. इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 2 और इसका स्क्वायर करूंगा बनेगा 4, तो 4 × 2 हो गया 8. R की पावर 3 पहले से था, स्क्वायर और किया तो पावर में हो गया 6. दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3. क्योंकि मैंने होल स्क्वायर किया दोनों तरफ, इसलिए देखो 3/2 जो था वो बाई 2 कैंसिल हो गया. ठीक, अब क्या करना है, दोनों तरफ सिर्फ आप क्यूब रूट ले लीजिए. क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 हट जाएगा. जैसे ही इसका मैं क्यूब रूट लूंगा, क्यूब रूट का मतलब हो गया, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा. सिंपल. दिस विल बी 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. सो गाइज R स्क्वायर की वैल्यू X स्क्वायर के बराबर आ गई. इसका मतलब जो R है हमारा वो X के बराबर हो गया. सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 10 सेंटीमीटर. क्योंकि रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन थी तो X भी हमारा कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ये देखिए, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके यहां पर आपके लिए दिया गया है. ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर विच इज 1/2√2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा X इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो गाइज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. इसका आंसर हुआ सेकंड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3I + 2j टेस्ला. इस बार मैग्नेटिक फील्ड हमको वेक्टर फॉर्म में गिवन है with a velocity of 5 × 10⁵ I cap meter per second. The magnetic force acting on the particle will be. So guys, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये फोर्स का फॉर्मूला होता है. यही हमसे पूछा जा रहा है, फोर्स कितना होगा. सो गाइज, आप सबको देखना है अल्फा पार्टिकल. अभी मैंने पीछे बताया था, एक जो अल्फा पार्टिकल होता है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है. ठीक, हीलियम पे 2+ चार्ज लग जाए, मतलब इस पर जो भी चार्ज है वो 2E के बराबर चार्ज है. वेलोसिटी हमको गिवन है, वेलोसिटी हमको गिवन है 5 × 10⁵ I कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है 3I कैप प्लस 2J कैप. क्रॉस प्रोडक्ट करना है प्यारे बच्चों. बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, सब लोग देख सकते हैं. 2E टाइम्स, यहां पर देखो सबसे पहला जो होगा 5 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 15 × 10⁵ हो जाएगा. I क्रॉस I जिसकी वैल्यू होती है 0, I क्रॉस I 0 तो खत्म, प्लस ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाएगा. वो 10 इस 10⁵ से मल्टीप्लाई होकर 10⁶ बन जाएगा. I क्रॉस J जिसकी वैल्यू K कैप के बराबर होती है गाइस, तो ये K कैप के बराबर हो गया. तो आप सब लोग देख सकते हैं ये टर्म तो हो गया 0, सिर्फ ये वाला टर्म बचा. 2E का मतलब है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ K कैप. सो गाइज,
आइए देखते हैं के कैप तो सभी में है लगभग, आंसर क्या होगा हमारा। तो 1.6 इंटू 2 करेंगे आप, आ जाएगा 3.2 इंटू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बेटा आएगा 10 की पावर -13 के कैप। आइए देखते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -13 के कैप, ये है, ये भी है और ये भी है। अब इसी में सोचना है डाइन में आंसर आया है या न्यूटन में आया है। तो बेटा यहां पर देखो, ये भी टेस्ला में था, ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये एसआई यूनिट में चल रहा है, तो आंसर भी एसआई में आएगा। एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पर? डी पार्ट हो गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये देखिए डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स विद करंट I1 एंड I2 आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो दो कंडक्टर्स हैं, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, दोनों एक्स वाई एक्सिस पर है। इक्वेशंस ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन इज। कह रहे हैं जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब उन पॉइंट्स का लोकस बताओ जिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कैसे मिलेगा भाई? लेट अस सपोज वो पॉइंट यहां कहीं पर है P पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो बेटा इस वाले कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी हो गई y और इस वाले कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी हो गई x। अब सोचो अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो अभी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पीछे देखा था जहां न्यूट्रल पॉइंट निकालना था। मैग्नेटिक फील्ड जीरो तभी हो सकती है जब मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें अगर हम लोग, μ0/2 पाई I1 अपॉन डिस्टेंस कितना है इस वाले कंडक्टर से, पॉइंट का डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? y के बराबर है। दैट इज इक्वल टू μ0/2 पाई करंट कितना है I2 और डिस्टेंस कितना है इसका? x के बराबर। तो आप सब लोग देख सकते हैं ये तो हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? y, दिस y इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 टाइम्स x। सो y इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 टाइम्स x। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? C पार्ट। मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप I1 अपॉन I2 के बराबर है। ये y बराबर mx टाइप का है ना प्यारे बच्चों, तो स्लोप कितना हुआ इस लाइन का? I1 अपॉन I2 के बराबर। और ये एक पूरी लाइन ऐसी है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सभी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? जीरो के बराबर होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इन द सर्किट शोन बिलो इज। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पहले सब्जेक्टिव पेपर में भी आते थे जिसमें आपको सॉल्व करना होता था। आपसे कहा जा रहा है कि यहां सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअलिटी में कितनी होगी। इसमें लूप में भी आई करंट फ्लो हो रहा है और वायर में भी आई करंट फ्लो हो रहा है। सो गाइस आइए देखते हैं, ये जो एक वायर है, इस वायर की वजह से अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसका डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड रूल लगाओ जल्दी से, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, आउटवर्ड डायरेक्शन। और इस लूप की वजह से जब मैं लगाऊंगा तो देखो लूप में करंट ऐसा है, तो मैंने ऐसे लगाया तो ये इनवर्ट्स आ गया। इसका मतलब लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है जबकि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करो सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है। इसमें देखो प्लस किया गया है, इसमें देखो प्लस किया गया है, इसमें देखो कुछ नहीं किया गया, मतलब ऐड ही नहीं किया गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी पार्ट। इसमें हमको सोचना ही नहीं, लेकिन फिर भी आइए सॉल्व कर देता हूं मैं आपको। अगर इस वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? μ0/2 पाई I/r भाई रेडियस के बराबर डिस्टेंस हो गया। और लूप की वजह से अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी μ0/2 I/r। सिंपल। अब यहां से आप चेक कर लीजिए μ0/2 पाई I/r अगर मैं कॉमन करता हूं तो यहां पर बचेगा 1 माइनस, यहां पर क्या बचने वाला है प्यारे बच्चों?
यहां पर बचने वाला है ये 2 पाई, हमने कॉमन किया है, तो यहां तो पाई था नहीं तो हमने पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी हमें क्या दिख रहा है 1 माइनस पाई। तो आप सब लोग देख सकते हैं अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो ओ पॉइंट पर यानी सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की आने वाली है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर 1 माइनस पाई या फिर पाई माइनस 1। ये डिपेंड करता है कि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं या इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटाया जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए गाइस करेक्ट आंसर क्या हो गया, पाई माइनस 1 वाला। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर पूरा सॉल्व करके रख दिया आप लोगों के लिए। मैग्नेटिक फील्ड पहले हम लोगों ने वायर की वजह से निकाला, फिर मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से निकाला और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर देखिए बी वाला आ रहा है एग्जैक्टली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ये भी दिखाई पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ओ इज, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। प्यारे बच्चों ये जो कंडक्टर हमें गिवन है, इस कंडक्टर में देखिए 3 पार्ट्स हैं, एक ए बी पार्ट है, एक बी सी डी सेमी सर्कल है और फिर डी ई एक पार्ट ये भी है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो गाइस हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर। तो सोचने वाली बात ये है कि ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बी सी डी की वजह से निकालो और डीई की वजह से निकालो, सबको डायरेक्शन दे करके ऐड कर दो। ठीक, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा ओ पॉइंट पर कितना होगा, सोचो जरा सब लोग। आज की ही इस क्लास में मैंने बताया था अगर कोई एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, पॉइंट उसी पर आगे बढ़ाने पर मिले या पीछे बढ़ाने पर मिले, तो ए बी की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा भाई साहब, बी सी डी की वजह से और डीई की वजह से। अब यहां भी दिमाग लगाने की जरूरत है। ये जो बी सी डी है ये एक सेमी सर्किल है बेटा, किसी भी पूरे सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ये पूरे सर्किल की वजह से उसके सेंटर पर होता है, तो ये तो सेमी सर्किल है तो इसका आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर ये हुआ सेमी सर्किल की वजह से। ठीक, डायरेक्शन को देखते हैं। तो अगर इसमें करंट है, देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो किधर की तरफ आएगा, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये भी किधर आएगा, आउटवर्ड्स। इसका मतलब दोनों को क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है। तो ऐड वाला ऑप्शन ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। वैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मुझे देख करके ही आंसर समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखो बेटा, यहां लिखा है म्यू नॉट बाई 4 आर और यहां लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें करंट है, इसमें नहीं है, ये आंसर वैसे भी नहीं हो सकता बेटा। ये जो क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड के, अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं सब में करंट आता है। बिना करंट कैरिंग कंडक्टर के सोचो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी। अगर करंट ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी सही नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी वाली बात है कि आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में 4 किलो जोड़ दो। 1 मीटर में 4 किलो हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम तो मीटर में मीटर जोड़ेंगे, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ेंगे, है ना। कहने का मतलब अगर इसमें करंट है तो इसमें भी करंट होना ही चाहिए, वरना हमने जोड़ा कैसे, हम जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ना या घटाना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटीज में होता है प्यारे बच्चों। तो वैसे तो मुझे पता है करेक्ट आंसर कौन सा हमारा सी पार्ट है, लेकिन फिर भी आइए सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये एक डीई वायर है जो कि एक लॉन्ग वायर है, और किसी भी लॉन्ग वायर के अगर आप एक एंड पर खड़े हो तो यहां पर भी देखो हमारे पास नियम है। क्या नियम है, अगर ये एक बहुत बड़ा सा वायर है और इसके आसपास यहां कहीं पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड आप किसी एक एंड पर निकालते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। देखो इन्हीं दोनों का सम ये आपको गिवन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज सी पार्ट। बहुत ही बढ़िया, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो यही चीज यहां पे पूरा किया गया है। ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, बी सी डी की वजह से निकालो, डीई की वजह से निकालो और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन अलग होता बेटा तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ 100 टर्न्स
and 10 into 15 centimeter square size carrying a current of 2 ampere is in a magnetic field of induction 2 into 10 to the power minus 3 Weber per meter square. If normal drawn to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the field, then torque on the coil is. बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. इस क्वेश्चन में सारी चीजें आपको गिवन है. देखो क्या क्या गिवन है हमको. एक रेक्टेंगुलर कॉइल गिवन है जिसमें 100 टर्न्स हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 के बराबर हो गया, 100 टर्न्स हो गए. एरिया हमको कॉइल का पता है बेटा, कितना पता है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया. कैरिंग अ करंट ऑफ, तो हमें करंट भी पता है 2 एम्पियर, इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमको पता है, बी की वैल्यू हमें कितनी पता है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है. इसकी जगह टेस्ला भी दिया जा सकता था, सिंपल आसान आपको टेस्ला दिया जा सकता था. इफ नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड. बेटा किसी भी कॉइल का ये प्लेन है, ठीक है, कॉइल का प्लेन, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो सोचो किस चीज का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का. एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, है ना. तो ये अगर एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया वेक्टर देखना है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ही तो होता है. तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल दिया है, ये जो एंगल थीटा हमें गिवन है, ये थीटा एंगल हमको एरिया वेक्टर का ही गिवन है. हमसे पूछा जा रहा है टॉर्क. सो गाइस टॉर्क का फार्मूला अब तो बड़ा सिंपल है. टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा. सिंपल, NIAB साइन थीटा. चेक करो, n पता है हमको, I पता है हमको, A पता है, B पता है, थीटा भी पता है, सब पता है. जैसे ही आप अप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज B पार्ट. B हमारा करेक्ट आंसर है. सब लोग देख सकते हैं NIAB साइन थीटा. ठीक, सिंपल, सॉल्व करिए. बस ध्यान ये रखिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, जिसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप सब लोग देख सकते हैं 150 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया हमने. मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट हमें गिवन है, बाकी सब सही है. सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाने वाला है. सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा देख करके घबराइएगा नहीं, है ना. बड़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आसान था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स ईच ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड डिस्टेंट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इज 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का फोर्स है. दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं इस तरीके के, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब. ठीक, ये देखिए, दोनों की लेंथ हमें पता है 500 मीटर और फोर्स की वैल्यू हमें पता है 10 न्यूटन. इफ करंट इन वन कंडक्टर इज डबल दैट ऑफ अनदर वन, द वैल्यूज. अच्छा ठीक, इसमें अगर करंट I है तो इस वाले में करंट कितना हो जाएगा, 2I है. इसमें डबल करंट है. दोनों का लेंथ हमें पता है प्यारे बच्चों, तो लेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है 500 मीटर. दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टेंस पता है 20 सेंटीमीटर. तो R की वैल्यू हमें पता है, R इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 20/100 मीटर. साथ ही साथ हमको फोर्स भी पता है. तो गाइस यहां पर आप सीधे सीधे फोर्स का फॉर्मूला लगा दो. दो पैरेलल वायर्स जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R. देख लो भाई साहब, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F/L इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 R. जैसे ही लगाएंगे मुझे लगता है आपको आंसर मिल जाने वाला है. फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन. डिस्टेंस कितना है, सॉरी लेंथ कितना है, 500 मीटर. दैट इज इक्वल टू μ0/2 पाई की वैल्यू रखो बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. I1 I2, तो एक में करंट I है तो दूसरे में करंट 2I है, तो ये बन जाएगा 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कितना है 20 सेंटीमीटर. तो 100 से डिवाइड करोगे मीटर बन जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें लगता है आपका आंसर आ जाने वाला है. इसी को सिंप्लीफाई करने वाले हम लोग. जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग चेक करिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है. करेक्ट आंसर आने वाला है 100 एंड 200. सिंपल, बस यही जो मैंने लिखा था उसी को आपको बस सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स. तो जैसे ही आप सिंपल करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, योर आंसर विल बी 100 एम्पियर एंड 200 एम्पियर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. नेक्स्ट
क्वेश्चन 26 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 4 ओम। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें शो करता है। इन ऑर्डर टू मेजर 20 एम्पियर करंट विद दैट गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रिक्वायर्ड इज। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, जब इसमें 0.2 वोल्ट का हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हम लोग यहां पर V = IR अप्लाई करेंगे तो हमको गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट मिल जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है? दैट इज V/R। इसका मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 4 ओम। इसको हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट। तो पता चला गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कितना है? 1/20 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया करंट। सब लोग देखिए 1/20 एम्पियर का करंट आ गया गैल्वेनोमीटर में जाने वाला। अब हमसे बोला गया है इन ऑर्डर टू मेजर 20 एम्पियर करंट with the galvanometer the resistance of the shunt required is। तो बेटा शंट जो होता है, शंट रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने कहा था ना कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो होता यही है कि ये अगर एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगा दिया जाए तो यही सिस्टम हमारा कहलाता है एमीटर। अब आप सब लोग देख सकते हो, अगर इसमें आई करंट आएगा तो उस आई करंट का कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, बचा हुआ करंट हमारा शंट रेजिस्टेंस में जाता है। क्योंकि शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, I - IG टाइम्स शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG टाइम्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। सिंपल। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें रख दो, आपको शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हमको देखिए गैल्वेनोमीटर का हमें करंट पता है, दैट इज 1/20। गैल्वेनोमीटर का हमको रेजिस्टेंस पता है, दैट इज 4 ओम, डिवाइडेड बाई I - IG। I कितना है? टोटल हमें करंट कितना मेजर करना है? 20 एम्पियर, माइनस गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 1/20। सो गाइज यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज 4/20। जैसे ही एलसीएम लूंगा ये बन जाएगा 400 - 1 यानी कि 399/20। 20 से 20 हो गया कैंसिल, तो यहां पर कितना हो गया हमारे पास आंसर? 4/399। तो देखिए 4/399, दिस इज बी पार्ट, ये है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी इसके बाद देखिए इन चीजों को सॉल्व करके आपको दिखाया गया, तो मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया आपके लिए। सो करेक्ट आंसर था हमारा बी पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वोल्ट मीटर पर बेस्ड है। द मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर कैन बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो इस बार क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट हमें पहले से पता है। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, the resistance to be connected in series to convert it into a voltmeter of range 0 to 50 volt is। तो प्यारे बच्चों देखो, किसी भी वोल्ट मीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसी पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, अगर आपने आई करंट भेजा है तो वही आई करंट इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। तो होता क्या है बेटा, V = IG इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस IR इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल जो वोल्टेज ये मेजर करने वाला है वो I टाइम्स G प्लस R के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में हमको यही R निकालना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। तो आप सब लोग देख सकते हो कि वोल्ट मीटर से हमें कितना वोल्टेज मेजर करना है, 0 से 50 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम कितना मेजर करना है बेटा, 50 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू I। ठीक, यही करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, इसका मतलब यही IG है।
है ना, यही गैल्वेनोमीटर करंट है। और गैल्वेनोमीटर करंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 5 मिली एम्पियर। सो 5 इंटू 10⁻³ टाइम्स गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको गिवन है 40 ओम, और यही दूसरा वाला रेजिस्टेंस जो कि हैवी रेजिस्टेंस होता है यही निकालना है। तो आप सब लोग देख सकते हैं ये वैल्यू आने वाली है 10, ये 10⁻³ इधर आएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस आर। सो आर की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 10⁻⁴ का मतलब हो गया 10,000। 10,000 में से अगर आप 40 घटाएंगे, 10,000 में से आप 40 घटाएंगे तो यही वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 9,960 ओम। सो करेक्ट आंसर इज 9960 ओम, दैट इज बी पार्ट। बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए सॉल्व किया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैव अ कॉमन सेंटर एंड देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, कैरी इक्वल करंट्स। अच्छा, दो ऐसे प्लेन्स हैं, ये देखिए एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, और दोनों का सेंटर सेम है, ठीक, दोनों में जो करंट है वो इक्वल करंट है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द वन कॉइल इज B, then resultant magnetic induction field due to this combination is। इसका मतलब इस कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस वाले कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और उसी का नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस वाले कॉइल की वजह से सेंटर पे निकालेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इस वाले कॉइल की वजह से सेंटर पे निकालेंगे तो वो इधर की तरफ आएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, और दोनों की वैल्यू, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर बी है, क्योंकि करंट सेम है, आइडेंटिकल लूप हमसे बोला गया है, आइडेंटिकल कॉइल है, इसका मतलब रेडियस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, एंगल 90 है, रिजल्टेंट निकालना है प्यारे बच्चों। तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर b² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स b इंटू बी इंटू कॉस 90, cos 90 हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा b नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर b² प्लस b², मतलब अंडर रूट के अंदर 2b²। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 2b। तो आप सब लोग देख सकते हैं ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो गया। ये कौन सा लॉ है, ये पैरेललोग्राम्स लॉ है। भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, रिजल्टेंट निकालना है, पैरेललोग्राम्स लॉ सीधे सीधे लगा देंगे। सो नेक्स्ट है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, करंट I is flowing in a conductor shaped as shown in the figure. The radius of the curved path is R. ये जो कर्व्ड पाथ है इसका रेडियस अपना r है। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज वेरी लार्ज, मतलब ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, ठीक। वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी पीछे एक दो और करा चुका हूं, सब लोग ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी खूब पूछे जाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो वायर है, ये वायर तो इसी सेंटर से पास हो रहा है, और अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। अब क्या बचा, ए, ये इसको लिख देते हैं बी और इसको लिख देते हैं सी। ए बी सी ये वाला जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज करंट है। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर आएगा, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और ये वाला जो पोर्शन है सी डी, ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, आउटवर्ड्स। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को हमें जोड़ना है और आउटवर्ड है, क्योंकि इसकी वजह से भी बाहर की तरफ और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्रॉस, ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये इनवर्ड्स, ये भी इनवर्ड्स है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक। और हमको क्या करना है, आउटवर्ड देखना है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। अब इसके आगे जरा सोचो बेटा, यहां सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्यों, रीजन ये है, देखो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, इसकी वजह से, तो मैंने अभी आपसे कहा था किसी भी वायर के, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0/4 पाई I बाई R। तो सब लोग चेक करो, अगर इस वन वाले टर्म को हम देखें तो μ0/4 पाई I बाई R यहां भी है और μ0/4 पाई I बाई R यहां भी है, दोनों में दिख रहा है, ठीक। इसमें क्या है, ये लूप है, वो भी लूप का
मतलब पूरे लूप का, पूरे सर्कुलर लूप का कितना पार्ट है बेटा? ये 3/4 पार्ट है। ये एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे सर 3π/2, 270 डिग्री का एंगल है ना ये वाला। सब लोग चेक करो ये कितना है? तो ये है हमारा 3/4। क्लियर है गाइस? इट मींस व्हाट? ये गाइस एंगल है 3π/2, तो खुद ही चेक कर लो, यहां π/2 एंगल दे रहा है, यहां 3π। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ए पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गाइस इस तरह का अप्रोच भी चल जाता है जिसमें आप करेक्ट आंसर इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दैट विल बी μ0/4π I/r, और एंगल कितना है इसका? 3π/2। जितना भी एंगल होता है बेटा, अभी तक मैंने कहा था कि अगर ये आधा होता तो हम यहां आधा ले लेते, 1/2 कर देते हैं ना। ये अभी क्या है? एंगल 3π/2, तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, वो हमने ले लिया। प्लस इसकी वजह से जब आप लिखेंगे तो इट विल बी μ0/4π I/a, यानी कि डिस्टेंस कितना है ये? r के बराबर, तो I/r। तो ये लेकर के आप दोनों को बस ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये वाला 29 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, सभी लोग प्रैक्टिस कर लें इस तरह के क्वेश्चंस की। और ऐसा ही एक बहुत बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए देखिए लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत सोचने वाला और अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O इफ द वायर कैरीज करंट इज। देखो यहां पर बेटा ये जो फिगर है ये 3D 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसा है। देखो सब लोग देखो, ये पोर्शन ऐसा है अंदर की तरफ, ऐसा अंदर की तरफ, और ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है। क्लियर? और ये इस तरीके का लूप है। तो ये वायर कुछ इस तरीके का है। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ऐसा वायर है, फिर ऐसा है, और फिर ऐसा बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। क्लियर? सोचो इसकी वजह से हमको यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा जो वायर अंदर की तरफ करंट लेकर के जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ करंट लेकर के जा रहा है, उसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर निकालोगे तो किधर की तरफ आएगा? जरा सोचो। इसके लिए हमने निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, जो बाहर की तरफ लेकर के आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो बाहर की तरफ करंट लेकर के आ रहा है, जब मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो भी किधर की तरफ आएगा? डाउनवर्ड्स। तो इसकी और इसकी, ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आने वाली है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई? 2 वायर्स हैं, ठीक, वो भी वायर्स के एंड पर आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना हो जाने वाला है? 2 टाइम्स μ0/4π I/r। अच्छा भाई, और ये जो सेमी सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। तो ये नीचे की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जब निकालोगे बेटा, तो यहां पर देखो मैं डॉट लगा रहा हूं, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? इट इज μ0/2 I/r। अब वो भी आधा है, तो ये क्या हो जाएगा? μ0/4 I/r। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। हमको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखो पावर में कुछ नहीं है, यहां पावर में 1/2 है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आपस में परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो जरा सोचो, फार्मूला कौन सा लगाते हो? पैरेललोग्राम्स लॉ, R² = A² + B² + 2AB cos θ। 2AB cos θ cos 90 तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा? R² = A² + B², तो R = √A² + B²। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? सी पार्ट, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा और इसमें नहीं है। क्लियर है गाइस? बाकी आप लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए, मैंने आपके लिए सॉल्व करके भी मैंने दे दिया है पूरा। ये देखिए, पहले हम लोगों ने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाला वायर्स की वजह से, फिर ये हमने निकाला सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, और फिर B = √B1² + B2²। जैसे ही सॉल्व करेंगे करेक्ट आंसर हमारा आ जाने वाला है कौन सा? दैट इज सी पार्ट। सो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 30 MCQ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4। बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और गाइज, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आप सबके लिए दिए गए हैं केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपने उस केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। गुड बाय, टेक केयर।